यस मैम। जी हाँ, सबको लिंक शेयर कर दें, अपलोड किया था, ठीक है। तो इधर लेक्चर में ये लेक्चर 25 है, लेकिन ये आप लोगों का 25 नहीं होगा क्योंकि आधा कोर्स मैं पढ़ा रही हूँ, आधा कोर्स सर आरिफ पढ़ा रहे हैं। तो ये उस जब मैंने ये पूरा कोर्स लिया था तो उस वक्त ये इसका नंबर 25 था, ठीक है। तो इसका नंबर मेरे ख्याल में 19 या जो भी होगा वॉट एवर, लेकिन आप लोगों को बस टॉपिक याद रखना है कि वी आर स्टडिंग अबाउट द एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, ठीक है। और कल हम लोगों ने थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख ली थी कि न्यूप्लेजिया क्या होता है। सबसे पहले एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट को हम ऑल्सो एंटी कैंसर एजेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूप्लेजिया क्या होता है? न्यूप्लेजिया, न्यू मीन्स न्यू एंड प्लेजिया मीन्स ग्रोथ, ठीक है। तो न्यूप्लेजिया क्या मीनिंग होती है? न्यू ग्रोथ। And what is neoplasia or cancer? These are similar terms. Cancer और neoplasia means these are both same things. कैंसर का मतलब भी यही होता है रैपिड ग्रोथ ऑफ द सेल। दोनों एक ही डिजीज का नाम है, न्यूप्लाजिया एंड कैंसर। और व्हाट इज द न्यूप्लाजिया? न्यूप्लाजिया इज द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। और ये अनकंट्रोल ग्रोथ क्यों होती है? हम लोगों ने कल ये देख ली थी सेल साइकिल। दिस इज अ सेल साइकिल, दिस इज अ साइकिल ऑफ सेल, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और नॉर्मल सेल साइकिल में क्या होता है कि फेजेस होते हैं, जो सेल की नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है उसके 4 फेजेस होते हैं। 4 फेजेस को कंप्लीट करने के बाद सेल डिवाइड हो जाता है और वन टाइम डिवाइड होता है, ठीक है। ये वन, दिस इज अ वन सेल, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल के कितने फेजेस हैं? 4। कौन कौन से? G1S, G2M, ठीक है। ये पूरा इसकी जो लाइफ है G1 से शुरू होगी, फिर ये S में एंटर होगा, देन इट विल एंटर इनटू G2, फिर ये M में आएगा। M फेज इज द माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज में कौन कौन से होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद क्या होता है? सेल डिवाइड हो जाता है। तो ये जो एक सेल है ये 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 में डिवाइड हो जाता है। तो अब जो एक सेल 2 में डिवाइड होता है, तो वो जो 2 सेल होते हैं उनकी जिंदगी फिर नए सिरे से शुरू होती है। कहाँ से? G1 फेज से, ठीक है। तो वो एक सेल डिवाइड होकर जब 2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो दोनों फेज कहाँ से अपनी जिंदगी, दोनों सेल कहाँ से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं? G1 फेज से। फिर उन दोनों फेज में G1 फेज होता है, फिर S फेज होता है, फिर G2 होता है, फिर M होता है। फिर उसके बाद वो दोनों सेल भी डिवाइड हो जाते हैं और कितने हो जाते हैं? 2 की जगह 4 सेल। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन सेल की होती रहती है। और ये जो G1S, G2M M फेजेस हैं, ये अंडर किस तरह ये सेल इन सारी फेजेस में से किस तरह गुजरता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ different enzymes that are kinases in nature, that are phosphatases in nature. Kinases कौन से एंजाइम होते हैं जो काइनेज फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं और फॉस्फोराइलेशन कराते हैं? ये एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? सेल की मल्टीप्लिकेशन में। किस तरह? G1S, G2M। G1 में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन कौन सी प्रोटीन? जो कि एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल को G1 से S फेज में जाने के लिए हेल्प करते हैं। S फेज में क्या होता है? सिंथेसिस फेज है। दिस इज अ सिंथेसिस फेज जिसमें DNA की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और G2 में क्या होता है? वो सारे एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं जो कि M फेज में सेल को फोर्स करते हैं जाने के लिए। फिर जब M फेज में सेल एंटर हो जाता है तो क्या होता है? यहाँ भी डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, जो कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन फाइनली सेल डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये CDK और 4, 6 एंड साइक्लिन D। What are these? These are enzymes, cyclin dependent kinases. CDK means cyclin dependent kinases. These are the enzyme. What type of enzyme these are? These are kinases enzyme, ठीक है। तो काइनेसिस एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी साइक्लिन CDKs हैं और CD, C2 साइक्लिन डिपेंडेंट ये भी, दिस वन भी साइक्लिन CDC, these are also enzyme। अच्छा, ये जो जितने भी एंजाइम हैं, फॉर एग्जांपल CDK 4, 6 और CDC2, ये भी एक दूसरी प्रोटीन से रेगुलेट होते हैं जिसको कहते हैं साइक्लिन प्रोटीन। तो हर जो काइनेज एंजाइम होता है उनको रेगुलेट करने के लिए अलग प्रोटीन सिंथेसाइज होती है ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस। और फॉर एग्जांपल G1 फेज में जो काइनेज CDK 4, 6 काइनेज है
उसको एक्टिवेट करने के लिए जो प्रोटीन उसको जो प्रोटीन रेगुलेट कराती है वो साइक्लिन डी है, ठीक है। और G2 से S फेज में जाने के लिए एक दूसरा काइनेज इन्वॉल्व सेल को पुश करता है, वो कौन सा है, CDK2। ये दिस इज आल्सो एन एंजाइम, और इसको कौन सी प्रोटीन रेगुलेट करती है, साइक्लिन E, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी काइनेजेस सेल की साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, उन उन काइनेजेस को खुद और कोई दूसरी प्रोटीन्स रेगुलेट करती हैं, यानी कि कब उनको साइक्लिन वो काइनेसिस होते हैं उनको अपने अंडर कंट्रोल रखती हैं, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल ये G1 फेज में एक एंजाइम सिंथेसाइज हुआ जो कि CDK4/6 है, ठीक है। अब ये G1 फेज में सिंथेसाइज हो गया, लेकिन ये क्या होगा, और एक दूसरा काइनेज सिंथेसाइज हुआ, कौन सा, CDK2। ये दोनों काइनेजेस G1 फेज में सिंथेसाइज हो गए, लेकिन इनके एक्टिविटी जब तक शुरू नहीं होगी जब तक ये जो साइक्लिन प्रोटीन है ये इनको अलाउ नहीं करेंगी एक्टिविटी करने के लिए। तो ये किस तरह अलाउ करती है साइक्लिन प्रोटीन, जब ये पूरे अच्छी तरह से सिंथेसाइज हो जाते हैं एंजाइम, और सेल इज अबाउट टू एंटर इन फ्रॉम G1 टू S, तो ये प्रोटीन क्या करती है, साइक्लिन प्रोटीन ये एंजाइम जो है इनको एक्टिवेट करा देती है, एंड देन सेल एंटर हो जाता है G1 से S में। अब G1 से S में सेल जब एंटर हो जाता है तो ये साइक्लिन E क्या होता है, इनका लेवल डिक्लाइन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब इनका लेवल डिक्लाइन हो गया तो ये प्रोटीन मींस उस एक्सटेंट पे एक्टिवेट नहीं रहती। तो दिस इज होल दी किस तरह से सेल साइकिल होती है और किस तरह से कैंसर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जीन भी इन्वॉल्व होते हैं, जो यहाँ पर जीन एक टेबल है जिसमें वो सारे जीन हैं जो कि कैंसर को स्टिमुलेट करते हैं या कैंसर को कॉज करते हैं। ये जीन क्या है, फॉर एग्जांपल रास जीन, किट जीन, ETS जीन, व्हाट आर दीज जीन, एक्चुअली सम जीन जो है ये रास जीन क्या है, RAS, ये क्या है, इसका प्रोटीन प्रोडक्ट क्या होता है, G प्रोटीन। G प्रोटीन क्या है, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है, ड्रग टारगेट के लेक्चर में। G प्रोटीन क्या है, G प्रोटीन इज अ G प्रोटीन जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो जब इस जीन में म्यूटेशन होती है तो क्या होता है कि वेरियस प्रोटीन्स जो है, फॉर एग्जांपल G प्रोटीन प्रॉपर वर्क नहीं करती, सिग्नल ट्रांसडक्शन में डिसरेगुलेशन होती है, तो इस तरह से वो कैंसर में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट जीन के स्लाइड है कि कौन कौन से जीन कौन कौन सी टाइप के कैंसर में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। और इसको मैं अगर एक आप लोगों को एक बात और समझनी है कि कैंसर जो होते हैं उसके वो मैं इसमें सही बताया हुआ नहीं है एक्चुअली, आई विश टू, मैं आपको चाह रही थी कि मैं बताऊं कैंसर के अच्छा, कैंसर जो है ना, कैंसर के हॉलमार्क्स होते हैं। कैंसर तो सबको समझ में आ गया होगा कैंसर होता क्या है। मैं आप लोगों को एक पिक्चर भेज दूंगी जिसमें कैंसर के हॉलमार्क्स के बारे में लिखा होगा। हॉलमार्क्स क्या होते हैं, हॉलमार्क्स सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि जिससे पता चलता है कि किसी सेल में कैंसर, मतलब कोई सेल कैंसरस हो गया है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हॉलमार्क्स होते हैं, पहले तो वो 6 थे, अब वो 10, मतलब 10 दो 4 और डिस्कवर हो गए, स्कैन कैंसर। तो वो कौन कौन से हैं, अगर मैं आई विश मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा पाती, एक सेकेंड। कैंसर के हॉलमार्क्स देख लेते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद करना है कितने हॉलमार्क्स होते हैं कैंसर के, और वो कौन कौन से होते हैं। ये मैं पिक्चर शेयर कर दूंगी, ये वाले करती हूँ। दिस इज द पिक्चर दैट वेयर वी कैन सी हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। तो हॉलमार्क्स क्या है, हॉलमार्क्स एक्चुअली सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेल्स की, कैंसर सेल्स की, सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं
जो अगर जिसमें जो कि ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से कैंसर होता है। तो वो कौन कौन से होते हैं जो नॉर्मल, वो यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड में ये पिक्चर आ जाए सामने, किधर गई ये पिक्चर, है भी या नहीं, किधर गई पिक्चर, फिगर ये है, सब कुछ शेयर हो रही है ना स्क्रीन। तो अच्छा, इसमें तो बहुत कम, 4 ही 5 6 बताए हुए हैं। एक सेकेंड, मैं चाह रही हूँ आप लोगों को 10 हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर दिखाऊं। यहाँ आप लोग को शायद अगर सही से नजर आ जाए तो ये वैसे ये पिक्चर खुल नहीं रही है पूरी, इसमें पिक्चर नहीं है, तो यहाँ हम इसमें ही पढ़ लेते हैं। तो हाँ ये है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले जो थे कैंसर के 6 हॉलमार्क थे, जो कि मोस्ट ऑफ द पिक्चर में आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये 6 हैं। लेकिन अब 4 हॉलमार्क्स जो हैं वो और डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। तो न्यूली इन दिस एरा इन 21st सेंचुरी कैंसर के कितने हॉलमार्क हैं? 10। अगर कोई आप लोगों से पूछे कैंसर के कितने हॉलमार्क्स हैं, तो 10। जो पहले 4 थे वो कौन कौन से थे? हॉलमार्क्स का मतलब क्या होता है कि जो हमने अभी सेल साइकिल देखी है, ये वाली, दिस इज द सेल साइकिल जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल सेल को अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है, उसको नॉर्मली G1S G2M फेज में से जाना होता है, ठीक है, प्रोसीड करना होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होता है, और सेल की जितने भी G1 में क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। S में क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रही है। G2 में क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। M में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो सेल को अपनी वो पूरी साइकिल को प्रोसीड करने के लिए G1 से M, एक सेल को नॉर्मल सेल डिवीजन करने के लिए इसको सारे फेजेस में से नॉर्मली गुजरना होता है। लेकिन क्या होता है, जब किसी भी एक फेज में कोई भी डिसरेगुलेशन हो जाती है किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल एस फेज में क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। अगर डीएनए की सिंथेसिस में कोई भी डिसरेगुलेशन होती है तो क्या होगा कि ये एस फेज से या तो G2 फेज में सेल जाएगा ही नहीं, या तो बहुत ज्यादा रैपिडली जाएगा, ठीक है। अगर कोई सेल एस से G2 फेज में रैपिडली जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी सेल डिवीजन रैपिड हो रही है। तो सेल डिवीजन रैपिड होने का क्या मतलब होता है कि कैंसर है, ठीक है। अगर अनकंट्रोल बहुत ज्यादा अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, आप लोग को सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो एक नॉर्मल सेल है उसकी एक लिमिट होती है सेल डिवीजन की। हर सेल जो बॉडी में हमारा सिंगल सेल है वो 50 टाइम तक बस डिवाइड होता है, ठीक है। उसकी 50 सेल डिवीजन होती है जो कि नॉर्मली होती है, उसके बाद सेल डाई हो जाता है। ये एक पैरामीटर है, ठीक है। तो सेल को अपनी साइकिल में से प्रोसीड करने के लिए सर्टेन पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स को जो जब फॉलो नहीं हो रहे होते तो क्या होता है, कैंसर होता है। तो यही पैरामीटर्स जो हैं जो कि कैंसर को कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं हॉलमार्क्स, ठीक है। तो ये जो पहले हॉलमार्क्स डिस्कवर हुए थे उनमें कौन कौन सा था, अवॉइड इम्यून डिस्ट्रक्शन। व्हाट इज दिस, जब कैंसर सेल बॉडी में बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हो और बहुत ज़्यादा कैंसर सेल पैदा हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो एक नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, इम्यून सेल हमारे कैंसरस सेल जो होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नॉर्मली जब होता मीन्स नॉर्मली जब कैंसरस सेल बनने लगते हैं तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इम्यून सिस्टम जब कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा तो क्या होगा, कैंसर होएगा नहीं बॉडी में। लेकिन क्या होता है जब कैंसर होता है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसने कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया। किस तरह नहीं किया कि कैंसर सेल ने अवॉइड कर दिया इम्यून सिस्टम को।
सो दिस इज वन ऑफ द हॉलमार्क के कैंसरस सेल क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं इम्यून सिस्टम को। किस तरह अवॉइड करते हैं कि ये कैंसर सेल से बच जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है, अब किस तरह से बचाते हैं वो एक अलग मैकेनिज्म है, लेकिन आप लोग को याद रखना चाहिए जो कैंसर सेल हैं वो जो है अगर किसी की बॉडी में, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इम्यून सिस्टम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है और इम्यून सिस्टम से वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। अनदर हॉलमार्क क्या है, ट्यूमर प्रोमोटिंग इन्फ्लेमेशन। दिस इज अनदर मींस हॉलमार्क। इसमें क्या है कि जब ट्यूमर होता है तो बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको कहते हैं ट्यूमर प्रमोटिंग इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन क्या है, इज अ टाइप ऑफ यू कैन से इम्यून रिस्पॉन्स। अगर ये इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर आपका इम्यून सिस्टम एक्सेलरेट होता है। तो ये जो ट्यूमर प्रमोटिंग इन्फ्लेमेशन, इट इज अनदर हॉलमार्क ऑफ कैंसर। एंड देन अनदर कौन सा है, जीनोमिक इनस्टेबिलिटी। और इसमें क्या होता है, डीएनए में म्यूटेशन होती है, जो जीन होता है वो डिस्टेबल होता है। ठीक है, और डिस्टेबल का क्या मतलब है कि वो मीन्स आप लोग उस तरह समझ लें कि स्ट्रांग नहीं होता, उसके अंदर म्यूटेशंस हो सकती है। म्यूटेशन अगर कोई ट्यूमर प्रमोटिंग म्यूटेशन है, किसी जीन में म्यूटेशन हो गई, किसी काइनेज में म्यूटेशन हो गई, तो काइनेज की हाइपर एक्टिविटी हो गई, उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा सेल डिवीजन होने लगती है। अनदर कौन सा था, डिसरेगुलेटिंग सेलुलर एनर्जेटिक्स। ये सेल की एनर्जी है कि सेल में बहुत ज़्यादा एनर्जी बन रही होती है, जिसकी वजह से कैंसरस सेल जितने ज़्यादा रैपिडली डिवाइड होते हैं उनको उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो क्या कहाँ से आती है ये एनर्जी, ये कैंसर सेल खुद उसके अंदर कैंसर सेल में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं, जहाँ से कैंसर सेल अपनी एनर्जी को मतलब कंज्यूम करता है। अब मैं 10 हॉलमार्क दिखाना चाह रही थी, बाकी किधर गए, एक सेकेंड। तो ये वाली स्लाइड मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी, या आप लोग खुद इंटरनेट से खोल लीजिएगा 10 हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर क्या होते हैं, और ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और आपको पता होना चाहिए कि 10 कैंसर के 10 हॉलमार्क्स कौन से होते हैं। मे बी इट विल कम इन एग्जाम। ठीक है, और सिर्फ उसमें लिखना होगा कि 10 हॉलमार्क कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 करके आपको लिखना होगा। नंबर 1 अवॉइडिंग इम्यून रिस्पॉन्स, नंबर 2 जीनोमिक स्टेबिलिटी, नंबर 3 जो है ट्यूमर प्रमोटिंग इन्फ्लेमेशन, इस तरह करके लिखना होगा। ठीक है, तो ये खुल भी जाए ना, तो खैर ये जब खुलेगा हम इसको देख लेंगे। हम आगे चलते हैं कि क्या है। अब आगे कैंसर के हॉलमार्क सबको पता चल गए, अब हमें आगे पढ़ना है। तो आप आगे जाए। अच्छा, ये इतनी सारी विंडोज मैंने खोल ली है ना, तो ये आगे चलते हैं। हाँ, अब हम कैंसर के हॉलमार्क्स, ये पिक्चर यहाँ पर गलत है, इसको आप लोग मत देखिएगा। जो मैंने दिखाई है कैंसर के हॉलमार्क्स, वो वाली पिक्चर इंटरनेट से देख लीजिएगा। अब ये है, हम वो ड्रग्स देखते हैं यहाँ पर जो कि एंटी कैंसर है। तो एंटी कैंसर की कैंसर को इनहिबिट करने के लिए वेरियस ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि वेरियस क्लासेस में फॉल करती हैं। ठीक है, तो एक क्लास कौन सी है, अल्काइलेटिंग एजेंट। अल्काइलेटिंग एजेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एजेंट क्या करेंगे, अल्काइलेशन कराएंगे। व्हाट इज अल्काइलेशन, अल्काइलेशन मींस अल्काइल ग्रुप को ऐड कराएंगे कहाँ पर, डीएनए में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो डीएनए में म्यूटेशंस हो रही होती हैं, या डीएनए में प्रोलिफरेशन हो रही होती है, या डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, वो रुक जाएगी। कैंसर में क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस फास्ट होती है। ठीक है, तो ये अल्काइलेटिंग एजेंट की कौन सी एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन मस्टर्ड और थायोटीपा। ठीक है, तो हम लोगों को असल में ये सारी ड्रग्स नहीं पढ़ना। वहाँ पर जब मैंने कोर्स आउटलाइन शेयर की थी, तो वहाँ पर सिर्फ कुछ ड्रग्स आपको लिखी हुई थी, तो वही ड्रग हम एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, बाकी सिर्फ ओवरव्यू करेंगे। तो एंड देन अल्काइलेटिंग और कौन से हैं, ऑर्गेनोपेंटम पेंटियम कंपाउंड, नाइट्रोयूरियस। आप लोगों को इस लेक्चर को फॉलो तो करना है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि कोर्स आउटलाइन में कौन कौन सी ड्रग्स वहाँ लिखी हैं, सिर्फ वही ड्रग्स देख के उसको एक्सटेंसिवली पढ़ लीजिएगा लेक्चर से। ठीक है, अनदर यहाँ पर कौन कौन से हैं, टोमोजोलोमाइड, ये भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, ये सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में अल्काइलेटिंग एजेंट है कोर्स आउटलाइन में।
क्लोरम ब्यूसिल, ये भी दिस इज आल्सो अल्काइलेटिंग एजेंट। और सारे अगर कोर्स आउटलाइन में अल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में लिखा है तो लेक्चर में मैंने जितने भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स आपको यहाँ बताए, जैसे बिसल्फेन और क्लोरम ब्यूसिल और ये सारे जितने जो यहाँ लिखे, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। सिस्प्लेटिन, ठीक है, और ऑक्सीप्लाटिन एंड कार्बाप्लाटिन, ये सारे जितने भी ड्रग्स हैं आपको इनके नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर ये सब नाम लिखे हुए हैं। डाकार्बाजीन, और ये कौन से अल्काइलेटिंग एजेंट है। इसको मत देखने की जरूरत नहीं है, इस पिक्चर को, इसको छोड़ दीजिएगा, बस आप लोगों को नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब अनदर क्लास ऑफ ड्रग कौन सी है? एंटी मेटाबोलाइट्स। अच्छा, ये मैंने जब पहले स्टूडेंट्स को दिया था ना, तो मैंने इस लेक्चर को पूरे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट को 26 से लेके मैंने मेरे ख्याल में 29 लेक्चर तक डिवाइड कर लिया था। तो ये आप लोगों को ऐसा होल एक ये लेक्चर पढ़ना है, और जो मैंने कोर्स आउटलाइन में दिया हुआ है बस वो वाली क्लास ऑफ ड्रग्स आपको देखनी है। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स मेरे ख्याल में है कोर्स आउटलाइन में। ये क्या होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स? इसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती है? प्रिमिडीन डेरिवेटिव या प्रिमिडीन ड्रग, प्यूरेन बेस्ड ड्रग, फोलेट ड्रग्स। तो एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होती है? एक्चुअली जो डीएनए के हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स की एनालॉग्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से डीएनए के? थायमाटीन, साइटोसिन और गुआनिन, दीज आर दी न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो है ये तो बहुत बेसिक है, अगर मैं आप लोग को बताऊंगी। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीजें होती हैं उसमें। एक शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, और एक कोई भी मैं न्यूक्लियोटाइड आपको एक सेकंड दिखाना चाह रही हूँ। तो न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में। डीएनए एंड आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए के डीएनए एंड आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। व्हाट डज इट मीन? कि मैनी डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ असेंबल होते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अलग होते हैं, आरएनए के अलग होते हैं। जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक न्यूक्लियो बेस होता है, और एक शुगर होती है। ठीक है, तो डीएनए में डीऑक्सी शुगर होती है, आरएनए में ऑक्सी शुगर होती है। अब ये जो न्यूक्लियो बेस है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरेन, एक पिरामिडीन टाइप। ठीक है, तो जो ये प्यूरेन एंड पिरामिडीन न्यूक्लियो बेसिस है, ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, इनकी जो ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो क्या है? ये पिरिमिडीन और प्यूरेन, इनके एनालॉग्स हैं। एनालॉग्स का क्या मतलब है? अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक मैं प्यूरेन एंड पिरिमिडीन दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। न्यूक्लियोटाइड, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास प्यूरेन है, ये प्यूरेन, ये न्यूक्लियोटाइड में एक सेकेंड, these are the प्यूरेन, ये these are the प्यूरेन न्यूक्लियोटाइड, जिसमें जो न्यूक्लियो बेस होता है वो प्यूरेन होता है, प्यूरीन। आप लोगों को याद रखना, जो प्यूरीन होगा उसमें 2 रिंग होंगे, और पिरामिडीन जो होगा उसमें 1 रिंग होगा। ठीक है, तो जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्चुअली इन प्यूरेन और पिरामिडीन के एनालॉग्स होते हैं। एनालॉग्स का क्या मतलब है? कि कोई ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर ये जो प्यूरेन है एंड पिरामिडीन है इनके सिमिलर होता है। ठीक है, तो दीज आर दी एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग। हियर हम लोग इधर इस यहाँ देख रहे हैं, ये 2 रिंग हैं यहाँ पर सारे। तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? ये प्यूरेन के एनालॉग्स है। और ये कौन सी ड्रग है? 6-mercaptopurine। दिस इज एन एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, और अगर हम प्यूरेन न्यूक्लियोटाइड देखें डीएनए के अंदर, एक सेकेंड मैं यहाँ पर दिखाना चाह रही हूँ आपको। प्यूरेन न्यूक्लियोटाइड, दिस वन। अगर हम यहाँ पर देखें, इधर भी हम देख रहे हैं कि दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? प्यूरेन का न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो अगर ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? डीएनए में इनकॉर्पोरेट होते हैं। डीएनए जिस तरह के अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड करके
प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, इसी तरह ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ज्वाइन होके वाया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए हेलिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसको डीएनए की और हेलिक्स बनाते हैं, फिर डीएनए की सिंथेसिस, इसको कहते हैं डीएनए की सिंथेसिस। ठीक है, देन इसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रैंड डीएनए दूसरे स्ट्रैंड के साथ कंबाइन होता है एंड देन 2 स्ट्रैंड बनते हैं डीएनए के। तो ये प्योर एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग क्या है, एक्चुअली ये डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है प्यूरेन एंड पैरामिडीन, इनके एनालॉग्स हैं। फॉर एग्जांपल 6 मरकप्टोप्यूरेन, दिस इज वन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, दिस इज द प्यूरेन, जो डीएनए का प्यूरेन है उसका एनालॉग है। स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, तो क्या होते हैं, जहां पर प्यूरेन न्यूक्लियोटाइड को एड अप होना होता है डीएनए में, उसकी जगह जाके ये एड अप हो जाते हैं और चेन की टर्मिनेशन करा देते हैं। तो इस तरह ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका, एंटी कैंसर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, तो अनदर ड्रग है 5-fluorouracil, these are also, this is 5-fluorouracil is a pyrimidine analog। तो ये सारी ड्रग्स के नाम आप लोग को याद होना चाहिए, सब सिर्फ ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दिस वन एंड देन अदर क्लास कौन सी है, अनदर क्लास इज antibiotic and natural product। तो some antibiotics and natural product from where they are isolated from plant। तो कुछ plant से isolated compounds हैं जिसको हम natural compounds कहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया से आइसोलेटेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि यूज होती है एज अ एंटी कैंसर। तो इनमें कौन कौन सी है, एक्टिनोमिसिन, एंथ्रासिक्लिन और बाकी इंडिविजुअल एजेंट हैं, डिक्टिनोमाइसिन, these are all antibiotics। तो ये किस तरह से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये भी डीएनए के साथ क्या करती हैं, डीएनए में एडअप हो जाती हैं और उसकी सिंथेसिस को हार्ड कर देती हैं। ठीक है, तो दीज आर दी सम ड्रग्स, आप लोगों को आप लोग के इनके सबके नाम याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और एटोपोसाइट, दिस इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक। एंड देन आगे चलते हैं हम विनकाइल अल्कलॉइड्स की तरफ आते हैं। व्हाट आर दीज अल्कलॉइड्स, स्पेशली आप लोग को अल्कलॉइड्स के बारे में याद करना है, याद रखना है। व्हाट आर अल्कलॉइड्स, हमने जैसे हेडिंग पढ़ा, ये कौन से क्लास की ड्रग्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स वो होंगी जो कि बैक्टीरिया से आइसोलेटेड होंगी, बैक्टीरिया की कोई भी प्रोटीन होगी उसको हम कहेंगे एंटीबायोटिक्स, जो कि बैक्टीरिया पे बेस करेंगी। और अल्कलॉइड्स क्या होंगे, अल्कलॉइड्स आर प्लांट कंपोनेंट। ठीक है, दीज आर दी प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, प्लांट से आइसोलेटेड कुछ अल्कलॉइड्स हैं। व्हाट आर अल्कलॉइड्स, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि प्लांट से आइसोलेट हुए हुए होते हैं और ये यूज होते हैं एज एंटी कैंसर ड्रग। तो इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये जो ये जो सेल की जो डिवीजन है उसमें उसको हार्ड करते हैं। तो किस तरह करते हैं, सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स सेल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं क्रोमोसोम्स को ड्रैग करने वाले, उन माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेल की डिवीजन कैसी होती है, जो सेल में क्रोमोसोम होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेग्रीगेट होता है। जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो जो एक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी हाफ ऑफ डिवाइड होता है और फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो एक सेल क्या होता है, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये होता किस तरह है, सेल का जेनेटिक मटेरियल किस तरह डिवाइड होता है, विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, सेल की जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिवाइड करने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ये स्ट्रॉन्ग थ्रेड की तरह के स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रिंग्स भी किससे मेड अप होते हैं, इंडिविजुअल मोनोमरिक प्रोटीन से। तो ये अल्कलॉइड्स क्या करते हैं, ये उन थ्रेड्स जो होते हैं, प्रोटीन के थ्रेड्स, उनके इंडिविजुअल यूनिट के सिमिलर होते हैं, उनके इंडिविजुअल यूनिट के यू कैन से एनालॉग होते हैं। ये जाके उन स्ट्रिंग्स में, जो प्रोटीन के स्ट्रिंग्स होते हैं उनमें एडअप हो जाते हैं।
जब एड अप हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सही से सेग्रीगेट नहीं कर पाता जेनेटिक मटेरियल को। तो जब जेनेटिक मटेरियल की डिवीजन रुक जाती है तो क्या होता है, सेल की डिवीजन रुक जाती है। तो दीज आर दी टाइप ऑफ और विनका अल्कुलाइट, ये पेक्लिटेक्सिल, ये दिस वन दी पेक्लिटेक्सिल, इट इज अनदर विनका अल्कुलाइट। सो ये सब याद आप लोग को याद रखने। एंड देन आगे कौन सी क्लास है, प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर। तो ये सब सर्टेन ड्रग जो है काइनेज जो है एंजाइम है, जो कि हमने अभी शुरू में पढ़ा है कि सर्टेन काइनेजेस होते हैं जो सेल के डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी ड्रग्स जो हैं काइनेज की हाइपर एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, सेल की डिवीजन तेज होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे सेल के काइनेज के इनहिबिटर आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो क्या करते हैं, जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो काइनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, जेफिटिनब, इमाटिनिब, डेसाटिनिब, दीज आर ऑल काइनेजेस इनहिबिटर। तो ये आप लोग को सारे याद रखने, इनके नाम सबके याद रखें। ये देखें काइनेज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ काइनेज एंजाइम, किस तरह से काइनेज एंजाइम सेल की डिवीजन कराता है। ये मैं पहले पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये सारे स्ट्रक्चर उनके आप लोग को नाम याद रखना है और आपको इनका बस मैकेनिज्म याद रखना है। ये दीज आर ऑल काइनेज इनहिबिटर, ठीक है। तो ये और अनदर क्लास है मिसलिनस कंपाउंड, ये डिफरेंट क्लासेस के होते हैं, इनकी कोई एग्जैक्ट क्लास नहीं है। तो इसमें क्या कौन कौन से हैं, बर्टीजियम एंड सियोनिटिनब, ऑल दीज आर मिक्स एजेंट। तो ये कोई पर्टिकुलर इनकी क्लास नहीं है। वॉरिनोसेट, तो ये आप लोगों को बस इस तरह याद रखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है इस लेक्चर में, कि सेल साइकिल क्या होती है, कैंसर किस तरह कॉज होता है, ठीक है, कैंसर के हॉलमार्क्स क्या होते हैं, और एंटी कैंसर ड्रग की कौन कौन सी क्लासेस हैं, ठीक है, स्पेशली अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, स्पेशली विनका अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारा आप लोग को प्रिपेयर करना है फ्रॉम दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आज आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है और अब कोई बाकी नहीं है, सारे लेक्चर मैंने करा दिए आप लोगों को, और ब्रीफली एग्जाम के बारे में भी मैंने अपडेट कर दिया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे यहाँ पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के बारे में या कोई किसी दूसरी लेक्चर के बारे में? टाइम इज गोइंग टू एंड। ये लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड करके आपको LMS पे डाल दूंगी। कोई लेक्चर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास? टाइम इज गोइंग टू एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। एंड जो स्टूडेंट्स इन्होंने आज लेक्चर नहीं लिया है उनको ये लेक्चर आप लोग मैं शेयर कर दूंगी LMS पे, और आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा उनको। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।